हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर जियोमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था जीएनएसएस के लेक्चर सीरीज में, हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जाना था कि कैसे ट्राइलेट्रेशन प्रिंसिपल जो है वो काम करता है जीपीएस के अंदर। जीपीएस जो है पोजीशन निकालता है, तो हमें क्या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चाहिए। उसके अलावा एक फोर्थ जो अननोन रहता है वो है हमारे पास टाइम कंपोनेंट, जो हमारे पास रिसीवर और सैटेलाइट के बीच की जो क्लॉक का वेरिएशन रहता है उसको करेक्टिफाई करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला हमने देखा था कैसे हमारे पास जीपीएस की कैलकुलेशन, जो पोजीशन की कैलकुलेशन होती है वो किस टाइप से होती है, और हमने ये भी देखा था कि जीपीएस रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस कैसे मिलता है, और जो हमारे पास x1 y1 जो z1 जो सैटेलाइट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, एफएमआरएस डेटा है, अल्मेनक डेटा है, वो हमारे पास कैसे मिलता है हमारे पास। तो वो सब चीज़ देखी थी हमने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज जो टाइप्स ऑफ जीपीएस रिसीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे बेसिस भी हमारे पास गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि जीपीएस रिसीवर कितने टाइप्स के होते हैं, उसका डेटा फॉर्मेट जो होता है जीपीएस का, कौन कौन से फॉर्मेट में डेटा मिलता है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो जीपीएस के जो सोर्सेज ऑफ एरर रहते हैं, जैसे कि हमने ओवरव्यू तो लिया है कि सोर्सेज ऑफ एरर क्या क्या होते हैं हमारे पास, किस किस की वजह से हमारे पास जीपीएस का जो पोजीशन कैलकुलेशन होता है उसके अंदर किस की वजह से हमारे पास एरर आता है। ठीक है, तो आज हम उसके सोर्सेज ऑफ एरर भी देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें और अच्छे से पढ़ना है। तो इसके अंदर क्या है कि टाइप्स ऑफ जीपीएस रिसीवर क्या है हमारे पास। हमें पता है जीपीएस रिसीवर जो है हमारे पास जो सैटेलाइट से सिग्नल्स होते हैं उनको कैरी करता है, मीन्स उनको रिसीव करता है और उसको डिकोड करके अपनी पोजीशन कैलकुलेशन करता है। तो कुछ रिसीवर जो होते हैं वो सिंगल फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, कुछ हमारे पास डबल फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। तो हमने दो फ्रिक्वेंसी देखी थी, L1 फ्रिक्वेंसी और L2 फ्रिक्वेंसी हमारे पास, जिसका जो रेंज होता है वो डिफरेंट होता है हमारे पास। तो उनके जो फ्रिक्वेंसी रेंज रहती है उसी की बेसिस पे हमारे पास पोजीशन की जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास। तो जीपीएस रिसीवर जो है वो सिग्निफिकेंट है सिंस इट कैचेज एंड रिकॉग्नाइज द सिग्नल्स एंड डिकोड्स देम अकॉर्डिंग टू द 3 डायमेंशनल फैक्टर्स। तो जो भी सैटेलाइट कंटिन्यूसली सिग्नल को सेंड करता है, रिसीवर तब ऑन होता है, तो वो उसको कैच करके डिकोड करके हमारे पास जो 3 डायमेंशनल फैक्टर मीन जो पोजीशन होती है एक्स वाई जेड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड जो होता है वो उसको कैलकुलेट करता है। और जो हमारे पास पता है कि जो सिग्नल होते हैं वो हमारे पास रेडियो सिग्नल फॉर्म में होते हैं हमारे पास, और वो जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। सो दिस स्पेशल रेडियो रिसीवर रिटर्न्स द आउटपुट टू द यूजर इन ए यूजेबल फॉर्म। मतलब कि जो रिसीवर होता है वो अपने आप ही डिकोड करता है और उसको कैलकुलेशन भी वो खुद ही करता है। इट इज कम्पोज ऑफ एन एंटीना। पर जीपीएस रिसीवर के अंदर क्या क्या होता है, एक एंटीना होता है हमारे पास ट्यून टू द सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी, जो सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी से मैच करता है। ये प्रोसेसर होता है हमारे पास, और मोस्ट कंज्यूमर यूनिट से कीपैड एंड डिस्प्ले नेविगेशन इन्फॉर्मेशन टू द ऑपरेटर। तो जैसे हमारे पास मैप्स रहता है हमारे पास, उसमें क्या डिस्प्ले होता है, मतलब पोजीशन नहीं पता चलती हमें, बट जो कस्टमर को या फिर जो यूजर को यूजर फ्रेंडली जो आउटपुट होता है उसके फॉर्म में रिसीवर जो है आउटपुट देता है हमारे पास। ठीक है, तो जीपीएस रिसीवर जो है वो क्लासीफाई किया गया है फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे हमारे पास। तो 4 टाइप के जीपीएस रिसीवर्स हैं। पहला हमारे पास क्या है कि जीपीएस सिंगल फ्रिक्वेंसी कोड रिसीवर्स, सिंगल फ्रिक्वेंसी कैरियर स्मूथड कोड, सिंगल फ्रिक्वेंसी कोड एंड कैरियर रिसीवर्स एंड डुअल फ्रिक्वेंसी रिसीवर। तो ये हमारे क्या फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है रिसीवर्स का। ठीक है, ये 4 टाइप के। लेकिन क्या जीपीएस रिसीवर जो है वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी पे के हिसाब से भी क्लासीफाई किए गए हैं कि C/A कोड रिसीवर होता है। जो C/A कोड होता है हमने पढ़ा था कोर्स एक्विजिशन कोड, जो कि हमारे पास ज़्यादातर हर एक सैटेलाइट जो है वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो C/A कोड रिसीवर तो होते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसीवर प्रोवाइड 1 to 5 मीटर जीपीएस एक्यूरेसी विद डिफरेंशियल करेक्शन विद एन ऑक्यूपेशन टाइम ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, तो जीपीएस रिसीवर जो होते हैं वो हमारे पास लेवल ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से भी क्लासीफाई किए गए हैं। सबसे पहला C/A कोड, जिसकी एक्यूरेसी हमें 1 to 5 मीटर की मिल जाती है। दूसरा हमारे पास क्या कैरियर फेज रिसीवर्स होते हैं। हमने देखा था कि जो डिस्टेंस कैलकुलेशन होता है रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का, वो जनरली कैरियर फेज के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम करते थे स्पीड ऑफ लाइट इनटू का वेरिएशन इन टाइम, जहाँ से सैटेलाइट सिग्नल को भेजता है और रिसीवर जहाँ जिस टाइम पे
रिसीव करता है, तो उनका जो बीच का टाइम डिफरेंस रहता है वो टाइम हो जाता है, और जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है रेडियो सिग्नल की, उसके मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस हम निकाल देते थे। लेकिन दूसरा जो मेथड था हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेशन का, वो कैरियर फेज रिसीव मतलब कि एक मेथड था, तो उसके बेसिस पर भी रिसीवर अपना डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं। तो वो जो टाइप ऑफ रिसीवर है उससे जो हमारे पास एक्यूरेसी मिलती है वो 10 to 30 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी मिल जाती है हमारे पास विद डिफरेंशियल करेक्शन हमारे पास, ठीक है। और जो थर्ड टाइप है हमारे पास लेवल ऑफ एक्यूरेसी के बेसिस पे जो और ज़्यादा एक्यूरेट है वो है सब सेंटीमीटर एक्यूरेसी जिस रिसीवर से मिलती है वो है हमारे पास डुअल फ्रिक्वेंसी रिसीवर, जो दोनों फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो दोनों फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट जो ट्रांसमिट करती है वो जनरली हमारे पास प्रीसाइज पोजिशनिंग सिस्टम हमने पढ़ा था पीपीएस, तो उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो सब सेंटीमीटर तक रहती है। तो जो वो L1 और L2 दोनों फ्रिक्वेंसी को रिसीव कर सके उस रिसीवर को क्या डुअल फ्रिक्वेंसी रिसीवर करते हैं, तो उसका जो एक्यूरेसी रहता है वो सबसे बढ़िया रहता है एज कम्पेयर टू द अदर टू रिसीवर्स। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इन तीनों में किसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। तो मतलब कि हमें ये जो जीपीएस रिसीवर्स के टाइप हैं वो अच्छे से पढ़ने और समझ के पढ़ने हैं हमारे पास। तो हमने टाइप्स ऑफ रिसीवर देखे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखे और एक्यूरेसी के लेवल के बेसिस पे देखे। जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ज़्यादातर लेवल ऑफ एक्यूरेसी के बेसिस पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमारे पास क्या जीपीएस जो डेटा मिलता है हमारे पास वो किस फॉर्मेट में मिलता है, तो उसका फॉर्मेट हम एक बार देख लेते हैं कि जीपीएस की एक्यूरेसी और जो डेटा होता है वो स्टैंडर्ड है इन्फ्लुएंस बाय द टाइप ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड। मतलब कि जो जीपीएस की एक्यूरेसी मिलती है वो किस डेटा में मतलब हमें अचीव हो रही है उसके बेसिस से भी, मतलब वो भी इफेक्ट करता है एक्यूरेसी पे। डेटा जो फॉर्मेट रहता है वो भी हमारे पास एक्यूरेसी पे अफेक्ट करता है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं डेटा कलेक्शन के वो हैं रिनेक्स, रॉ, जीपीएस स्टैटिक डेटा फॉर्मेट फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड आर्काइव। तो पहला तो हमारे पास क्या है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास वो रिनेक्स है। उसके बाद जो हमने देखा था कि स्टैटिक डेटा, जैसे टाइप्स ऑफ जीपीएस हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास स्टैटिक होता है और हमारे पास आरटीके होता है। तो ये हमारे पास क्या डेटा कलेक्शन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं वो बता रखे हैं। तो जीपीएस स्टैटिक डेटा फॉर्मेट जो रहता है वो हमारे पास जनरली NMEA होता है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन मरीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो उसके लिए हमारे पास क्या ट्रांसमिशन ऑफ जीपीएस पोजीशन फ्रॉम जीपीएस रिसीवर टू अदर डिवाइसेज, एग्जांपल जीपीएस रिसीवर टू पीडीए। तो पीडीए होता है हमारे पास जैसे कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, जैसे आप माउस ले लीजिए या कोई पॉकेट पर्सनल कंप्यूटर छोटा सा, तो वो हमारे पास क्या करता है जीपीएस रिसीवर से डेटा लेके उसको प्रोसेस करके जो हमारे पास लोकेशन रहती है उसको हमारे पास मैपिंग करके मतलब कि करंट लोकेशन को वो डिस्प्ले कर सकता है उसके ऊपर। तो मतलब कि ये अदर फॉर्मेट है कि हम जीपीएस रिसीवर से जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसमिशन मतलब कि चेंज कर सकते हैं। और फिर हमारे पास रियल टाइम पोजिशनिंग के लिए RTCM SC104 है। तो ये नाम याद रखने, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। ट्रांसमिशन और जीपीएस करेक्शन फ्रॉम जीपीएस रेफरेंस स्टेशन टू जीपीएस रिसीवर, ये हम क्या RTK में करेंगे, जैसे कि रियल टाइम काइनेमेटिक होता है। तो जिसके अंदर क्या हमारे पास के सेम टू सेम टाइम पे हमारे पास जो भी करेक्शन होता है वो अप्लाई किया जाता है हमारे पास मेन स्टेशन से जीपीएस रोवर जो डिफरेंट पोजीशन पर रखा जाता है, या डिफरेंट पोजीशन पर जो लोकेशन ली जाती है, रीडिंग ली जाती है वो रोवर के थ्रू ली जाती है। और जो बेस स्टेशन होता है, मेन स्टेशन होता है, उसमें जो एरर होता है रियल टाइम में उसको साथ के साथ हमारे पास करेक्शन अप्लाई किया जाता है। तो वो RTK का प्रोसेस है, वो हम टाइप्स ऑफ DGPS या GPS के बारे में जब पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में तो उसमें देखेंगे। तो ये हमारे पास डेटा फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे स्टैटिक के लिए अलग होता है हमारे पास, RTK के अलग होता है, तो ये आपको याद रखने हमारे पास, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ डेटा देख लिया, जीपीएस डेटा देख लिया हमने, जीपीएस रिसीवर के टाइप्स देख लिए। हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है जीपीएस की जनरली, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ जीपीएस की अभी बात नहीं की है, बट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीपीएस होते हैं और उनकी डिफरेंट हमारे पास एक्यूरेसी होती है। तो सबसे पहले जो जीपीएस है वो बेस्ट नेविगेशन एंड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है अवेलेबल सो फार जो अब तक, क्योंकि हमें पता है कि जो GNSS सिस्टम है जो फुल्ली डेवलप्ड है, सबसे पहले तो जीपीएस हुआ था हमारे पास, ये एक GNSS है हमारे पास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है हमारे पास, और ये यूएस ने डेवलप किया था। उसके बाद क्या हमारे पास दूसरा जो है वो ग्लोनास है जो रशिया का माना जाता है, सोवियत यूनियन का, ठीक है। तो
वो हमारे पास वो भी फुल्ली डेवलप्ड में आता है, और उसके बाद गैलीलियो है, और अब इंडिया भी अपना जीएनएसएस सिस्टम बना रही है, अभी डेवलपिंग फेज में है। तो कहने का मतलब है कि सबसे बेस्ट और सबसे पहले का जो जीएनएसएस है, नेविगेशन सिस्टम है, वो जीपीएस था हमारे पास। तो जो एक्यूरेसी लेवल था, पहले तो हमें पता है कि ये हमारे पास मिलिट्री पर्पज के लिए इसका डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में क्या इसको सिविलियन पर्पज दे दिया गया, सिविलियन भी यूज करने लगे, बट एक्यूरेसी को थोड़ा कम कर दिया गया एज कम्पेयर टू द मिलिट्री पर्पज, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता था। बट उसमें क्या जानबूझ के एरर डाला जाता था, मतलब कि जो टाइम इंफॉर्मेशन रहती थी वो चेंज कर देते थे हमारे पास, उससे क्या एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती थी, बहुत कम मतलब कि वेरी करती थी, और उसको हम क्या कहते थे, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहते थे। तो वो चीज़ हमने पूरा अच्छे से देखा था और पढ़ा भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक्यूरेसी है अभी मिलती है जनरली 4 से 20 मीटर की मिलती है, और अब तो और भी बेटर एक्यूरेसी हो गई है। सो द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ट्रैक 4 to 20 मीटर इन द गिवन टेबल, द 4 बेसिक लेवल ऑफ एक्यूरेसी डेट यू कैन ऑब्टेन विद योर रियल टाइम जीपीएस सिस्टम। तो हमारे पास जो जीपीएस के सिस्टम, जो जीपीएस होता है रियल टाइम का, तो ऑटोनोमस हो सकता है, डीजीपीएस डिफरेंशियल जीपीएस हो सकता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आरटी के फ्लोट हो सकता है, और आरटी के फिक्स्ड हो सकता है हमारे पास। आरटी के मतलब रियल टाइम काइनेमेटिक। तो टाइप्स ऑफ जीपीएस जैसे स्टैटिक होता है, तो आरटी के होता है। इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन जीएनएसएस के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट। तो कहने का मतलब है कि हमें याद करनी है टेबल, हो सकता है कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सके। तो हमारे पास ऑटोनोमस के लिए हमारे पास 15 से 100 मीटर की एक्यूरेसी मिलती है। डीजीपीएस में हम कितनी अचीव कर सकते हैं, 0.5 से 5 मीटर की एक्यूरेसी। आरटी के फ्लोट के लिए 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर की एक्यूरेसी, और जो सेंटीमीटर एक्यूरेसी हम अचीव कर सकते हैं वो आरटी के फिक्स से हम अचीव कर सकते हैं। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। और जो एक्यूरेसी के बारे में जो टाइप्स ऑफ जीपीएस सिस्टम या डीजीपीएस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट यूनिट में, तो उसमें भी और एक्यूरेसी के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। A standard GPS receiver for civil use offers an accuracy down a few meters. More sophisticated GPS receivers providing an accuracy of few centimeters cost several lakhs. तो अगर आपने कभी जीपीएस या डीजीपीएस टेक्निक यूज की है, तो आपने क्या किसी कॉलेज में अपने कॉलेज टाइम में की होगी, तो वहाँ पर क्या बड़े बड़े हमारे पास रिसीवर्स रहते हैं। आपने बेस सिस्टम देखा होगा और रोवर सिस्टम देखा होगा, तो डीजीपीएस टेक्निक में यूज होता है। तो उसका जो कॉस्ट रहता है वो लैक्स में रहता है, और उससे जो एक्यूरेसी मिलती है हमारे पास पोजीशन की, वो सेंटीमीटर तक मिल सकती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो आपके फ़ोन में मैप होता है, आप कभी भी देखना तो मीटर के अंदर एक्यूरेसी मिलती। तो जब हम कंपेयर करते हैं मीटर से सेंटीमीटर एक्यूरेसी, तो मतलब कि 100 पार्ट हमारे पास एक्यूरेसी बेटर मिलती है इन द जीपीएस रिसीवर जो लैब वगैरह में यूज होता है, जो कॉलेज टाइम में हमने यूज किया है हमारे पास। तो वो कहाँ पर यूज होता है, लैंड सर्वेइंग के केस में या पर्पज के लिए यूज होता है। द रिसीवर्स अचीव एक्यूरेसी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर विद द एक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टिव एलोएलिटी। द एक्यूरेसी एनहेंसेस टू अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर आफ्टर द डीएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टिव एलोएलिटी। तो जब सेलेक्टिव एलोएलिटी जब ऑन होती है हमारे पास, तो 100 मीटर तक की एक्यूरेसी मिलती है। जब वो डीएक्टिवेट होती है तो हमारे पास क्या है, वो 15 मीटर की एक्यूरेसी हम अचीव कर सकते हैं। बट ये इतना डेटा इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टेबल में हमने पढ़ा था। बट कहने का मतलब है कि सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी जो हमने पढ़ा था, उससे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा एक्यूरेसी वेरी करती है हमारे पास। सो दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड पोजीशन ऑफ अवेलेबल सैटेलाइट्स। अब जैसे कि हमें क्या मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए अपनी पोजीशन कैलकुलेशन के लिए, या जीपीएस रिसीवर को अपनी लोकेशन इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए। बट हम अगर उसका प्रिंसिपल देखेंगे डीजीपीएस का या मेन स्टेशन का, क्या होता है कि हम ज़्यादा देर तक किसी भी पॉइंट पे जीपीएस रिसीवर को रखते हैं, तो वो जितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स के कांटेक्ट में आता है उससे अपने लोकेशन को कैलकुलेट करता है। तो जितनी नंबर ऑफ अवेलेबल सैटेलाइट्स रहेंगी, इसीलिए हम क्या है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उससे थोड़ा दूरी पे हम अपना जो स्टेशन रहता है, रोवर का स्टेशन या रिसीवर जहाँ पे हम पॉइंट पे रखते हैं, वो थोड़ा दूर रहता है, जिससे कि हम सैटेलाइट्स के कॉन्टेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी, और हमारे पास उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें अचीव होती है। जो भी एरर रहता है वो उसको करेक्टिफाई करता रहता है। और जितनी देर के लिए रखते हैं और जितनी नंबर ऑफ अवेलेबल सैटेलाइट्स कॉन्टैक्ट में आती हैं, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिलती है हमारे पास। तो ये सब हमारे पास किसके बारे में था, जीपीएस सैटेलाइट्स के बारे में था,
जीपीएस रिसीवर्स के बारे में था और उसकी एक्यूरेसी के बारे में था। बट हमारे पास कितना भी कुछ कर लीजिए एरर ज़रूर आता है। अब एरर किस किस की वजह से आता है, उसके सोर्सेज क्या क्या है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वैसे तो हमने इसके ओवरव्यू देखे थे, बट इसमें क्या हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी होता क्या है, उसकी वजह से कैसे एरर आता है हमारे पास। ठीक है, तो पहले देखते हैं सोर्सेज ऑफ एरर में हम क्या क्या देखेंगे। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी देखेंगे, तो सबसे पहले हम सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। उसके अंदर क्या है, जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी का जो पर्पज़ था वो था कि सिविलियन पर्पज़ के लिए जो जीपीएस यूज हो उसकी एक्यूरेसी कम हो एज कम्पेयर टू द मिलिट्री। तो इसमें क्या जानबूझ के हमारे पास एरर डाला जाता था, जो मतलब कि टाइमिंग इन्फॉर्मेशन रहती थी सैटेलाइट की उसको चेंज कर दिया जाता था, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम जो सैटेलाइट का रहता है वो हमारे पास अमेरिका के अंदर रहता है, यूएस के अंदर रहता था, तो वो उसको क्या चेंज कर देते थे। तो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी फॉर सिविल जीपीएस रिसीवर लीड टू ए less accurate position determination. In this way, an inaccuracy of the position of 50 to 150 meter can be achieved for several hours. While in times of selective availability, the position determination with civil receivers had an accuracy of approximately 100 meter. तो क्या है हमारे पास कि पहले तो 100 मीटर तक की एक्यूरेसी मिलती थी, बट अब क्या हमारे पास 20 मीटर या उससे कम की भी एक्यूरेसी मिल जाती है सिविलियन पर्पज के लिए। द रीजंस क्या था हमारे पास सिविल सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी का, सिंपल सा है कि सेफ्टी कंसर्न थे हमारे पास, उसका क्या मिसयूज हो सकता था। अब हमें एक्यूरेट किसी भी जगह के लोकेशन पता है तो मिसाइल या किसी भी चीज़ का बम वगैरह का हम मतलब कि टेररिस्ट अटैक से उसको मिसयूज कर सकते थे। तो लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए जो एक्यूरेसी थी उसको वेरी किया गया, जानबूझ के एरर डाला गया, जिसको हम सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहते थे। तो डू यू नो that terrorists should not be provided with the possibility of locating important buildings with homemade remote control weapons. तो हमारे पास क्या है कि टेररिस्ट जो है वो अटैक कर सकते थे अगर उन्हें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अचीव हो जाए तो। पैराडॉक्सिकली ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वार इन 1990 selective availability had to be deactivated partially as not enough military receivers were available for the American troops. तो उस टाइम पे क्या हमारे पास कि इतने मिलिट्री रिसीवर्स नहीं थे अमेरिकन ट्रूप्स को देने के लिए, तो क्या क्या सिविल रिसीवर उन्होंने यूज किए, करीब 10,000 सिविल रिसीवर उन्होंने यूज किया। अब सिविल रिसीवर से यूज किए तो उनको क्या सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी को थोड़ा डीएक्टिवेट करना पड़ा पार्शियली, मेकिंग ए वेरी प्रिसाइज ओरिएंटेशन पॉसिबल इन ए डेजर्ट विद नो लैंडमार्क्स। तो हमारे पास क्या डेजर्ट में भी हमारे पास जो एक्यूरेसी रहती है वो बहुत एक्यूरेट रहती है। जीपीएस से एक्यूरेसी मिल सकती है बट उसमें क्या सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी रहती है, इसलिए हमें एक्यूरेसी मिल नहीं पाती है। तो पार्शियली डीएक्टिवेट किया गया था उस टाइम पे, गल्फ वॉर के टाइम पे। तो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी क्या है, जानबूझ के एरर डालना, एरर तो एरर होता है हमारे पास, तो जीपीएस की एक्यूरेसी को चेंज करता है। तो हमारे पास हम वही सोर्सेज ऑफ एरर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्या सोर्स है हमारे पास, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से एरर आता है हमारे पास। दूसरा किसकी वजह से जो एक्यूरेसी कम मिलती है हमारे पास, वो है सैटेलाइट ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पोजीशन कैलकुलेशन में सैटेलाइट की ज्योमेट्री मीन्स उसका जो इंफॉर्मेशन रहती है उसकी लोकेशन इंफॉर्मेशन, तो अगर क्योंकि हमें फॉर्मूला जो होता है उसमें लोकेशन सैटेलाइट की जो ज्योमेट्री रहती है वो भी हमारे पास अफेक्ट डालती है हमारे पास पोजीशन कैलकुलेशन में। अब हमने देखा है कि मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए अपनी पोजीशन निकालने के लिए। अब वो सैटेलाइट्स किस अरेंजमेंट में है हमारे पास, जैसे कि हो सकता है चारों सैटेलाइट जो एक ही आसपास हों। हमें पता है कि जीपीएस जो है वो 6 ऑर्बिट्स रखता है और हर एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट रखता है। तो 24 सैटेलाइट जब हुए थे वो कंप्लीट हमारे पास मतलब ग्लोबली कवरेज करने लग गया था, फुल्ली डेवलप माना जाता था। ठीक है, तो जो सैटेलाइट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्बिट के चारों सैटेलाइट्स हों, कोई सी भी ऑर्बिट के हमारे पास मिनिमम 4 सैटेलाइट्स होने चाहिए। ठीक है, अब वो 4 सैटेलाइट हो सकता है कि आसपास हों, उससे वो अपनी पोजीशन तो निकाल लेगा रिसीवर, बट उसकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया नहीं होती। तो जो एक्यूरेसी अचीवमेंट होती है, अब जैसे हमने पढ़ा था पहले कि जो सर्कल मतलब इमेजिनरी सर्कल अगर हम बनाते हैं कि एक सैटेलाइट जो है वो इतनी रेंज को कवर करता है, फिर दूसरा कवर करता है, फिर तीसरा कवर करता है, तब जाके हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन रहता है वो पोजीशन होती है हमारे पास। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। बट हमारे पास अगर सैटेलाइट्स एक ही साइड पे होंगी मीन्स आसपास रहेंगी तो उतनी अच्छी ज्योमेट्री रहेगी नहीं, जिससे कि पोजीशन तो निकाल लेगा वो रिसीवर कैलकुलेट कर लेगा,
बट उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। वो कैसे होगी अभी हम डायग्राम से देखेंगे, बट समझने का मतलब है कि अगर वो जो सैटेलाइट्स हैं, जो 4 सैटेलाइट्स मिनिमम है, अगर वो दूर दूर रहेंगी मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी तो ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिल सकती है, उसको हम गुड ज्योमेट्री कहते हैं। अगर वो एक ही साइड में रहेंगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, या अगर उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहेंगी तो वो बैड ज्योमेट्री रहेगी। वो कैसे रहेगी अभी हम फिगर में देखेंगे। तो उसकी वजह से जो सैटेलाइट की ज्योमेट्री रहती है गुड और बैड, तो उससे भी हमारे पास एक्यूरेसी अफेक्ट होती है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्यूरेसी ऑफ द पोजीशन डिटर्मिनेशन इन द सैटेलाइट ज्योमेट्री, सिंपली बैड सैटेलाइट ज्योमेट्री डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट टू ईच अदर फ्रॉम द व्यू ऑफ द रिसीवर। मान लीजिए यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर है, 4 सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। और ये चारों सैटेलाइट्स मान लीजिए ये हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम बना देते हैं तो ये नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो मान लीजिए चारों सैटेलाइट्स हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठते हैं, अगर इसको सेंटर पॉइंट मानते हैं और ऑर्बिट बनाते हैं। तो चारों सैटेलाइट्स अगर यहीं पर हैं तो वो बैड ज्योमेट्री मानी जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर चारों सैटेलाइट्स एक ही साइड हैं और उससे वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है तो उतना अच्छा ज्योमेट्री नहीं माना जाता है। अगर वो सैटेलाइट्स अपोजिट साइड में भी रहेंगी तो वो अच्छा ज्योमेट्री माना जाता है, उससे एक्यूरेसी हमारे पास बेटर अचीवमेंट होती है, ठीक है। तो सैटेलाइट ज्योमेट्री डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट टू ईच अदर फ्रॉम द व्यू ऑफ द रिसीवर। रिसीवर से किस व्यू में, किस एंगल पे बैठ रही हैं, वो सैटेलाइट्स की ज्योमेट्री मानी जाती है। इफ ए रिसीवर सीज 4 सैटेलाइट्स एंड ऑल आर अरेंज्ड, एग्जाम्पल इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में वो हमारे पास अरेंज्ड है, उससे वो अपनी पोजीशन कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो बैड ज्योमेट्री मानी जाती है हमारे पास। इन द वर्स्ट केस नो पोजीशन डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल एट ऑल when all distance determinations point to the same direction. Even if a position is determined, the error of the positions may be up to 100 to 150 मीटर। मतलब कि अगर एक डायरेक्शन में मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट लिया, मैंने एग्जांपल में जो भी दिखाया था वो नॉर्थ ईस्ट लिया था। अगर नॉर्थ ईस्ट में है सारी डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में है, लेकिन वो क्या है रिसीवर से एक ही डायरेक्शन में चारों सैटेलाइट, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट ना कर पाए। अगर कर भी पाएगा रिसीवर अपनी पोजीशन को कैलकुलेट, तो उसकी जो एक्यूरेसी मिलेगी वो हमें 100 टू 150 मीटर तक की मिलती है हमारे पास। तो जो एक्यूरेसी रहती है वो बहुत लो रहती है हमारे पास। इफ़ ऑन द अदर एंड द 4 सैटेलाइट्स आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर चारों सैटेलाइट्स मान लीजिए जिससे वो अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास, ठीक है, देन द डिटरमाइंड पोजीशन विल बी मच मोर एक्यूरेट। तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, बहुत बढ़िया रहेगी, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी हमारे पास। Let us assume the satellites are positioned in the north, east, west and south direction in 90 degree steps। मान लीजिए कि अगर हमारे पास 4 सैटेलाइट चारों डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, तो जो उसकी एक्यूरेसी रहेगी, जो डिस्टेंस कैलकुलेशन रहेगा वो चारों डायरेक्शंस में रहेगा। नॉर्थ में रहेगा अपना जो जीपीएस रिसीवर रहेगा, सैटेलाइट से जो डिस्टेंस कैलकुलेशन करेगा वो चारों डायरेक्शन में कैलकुलेट करेगा, नॉर्थ में भी करेगा, ईस्ट में भी करेगा, साउथ में भी करेगा, वेस्ट में भी करेगा। तो उससे क्या है हमारे पास गुड ज्योमेट्री मानी जाती है और रिफ्लेक्टिंग गुड सैटेलाइट ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये फिगर है जैसे हमारे पास, वो देखेंगे हम, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं कि वेयर द 2 सैटेलाइट्स आर इन एडवांटेजेस पोजिशन फ्रॉम द व्यू ऑफ द रिसीवर, दे कैन बी सीन इन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री टू ईच अदर। तो अगर हम यही वाला डायग्राम देखें, इसमें क्या हमने 2 सैटेलाइट्स लिए हैं, ठीक है, एक ये सैटेलाइट्स लिए और एक ये सैटेलाइट लिए। अब हमने क्या इमेजिनरी सर्कल लिया जिसमें ये अपना कवरेज करेगी। तो ये एक सर्कल अपना कवरेज करेगी, ये वाली सैटेलाइट मान लीजिए इतना कवर करती है, ठीक है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन रहेगा, यहाँ कहीं पे हमारे पास जीपीएस रहेगा। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना ए, वो हमारे पास स्मॉल रहेगा, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू अगर यही दोनों सैटेलाइट सेम टू सेम डायरेक्शन में रहती, मीन्स ये भी इसी साइड रहती, तो हमारे पास जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है वो ज़्यादा रहता। तो कहने का मतलब है कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट में हमारे पास जीपीएस कहीं ना कहीं लाई करता, तो वो जो एक्यूरेसी रहती वो कम रहती। अब इस केस में क्या है, जनरली इनको 90 डिग्री माना जा सकता है। अगर यहाँ पे हम बनाते हैं तो ये ईस्ट डायरेक्शन में और ये वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास, तो ये जनरली 90 डिग्री मान लीजिए, एक दूसरे के अपोजिट है हमारे पास। 90 डिग्री वैसे ईस्ट वेस्ट से नहीं बनेगा,
बट ये क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल माना गया वो जनरली 90 डिग्री लिया गया। तो कहने का मतलब है सेम साइड नहीं है, हमारा जो मेन पर्पज है वो सेम साइड नहीं है। तो जो पॉसिबल पोजीशन जो मार्क रहेगी सैटेलाइट्स के थ्रू वो तो ग्रे सर्कल रहेगी, जो ये अपना मतलब के कवरेज रखेंगी सैटेलाइट्स। लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा ए ऑफ टू सर्कल ए रादर स्मॉल, तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो स्काई ब्लू कलर में है वो हमारे पास स्मॉल रहेगा, अगर इन दोनों का जो एंगल है सैटेलाइट्स के बीच का वो 90 डिग्री हम मान रहे हैं तो। ठीक है, मान क्या रहे हैं, दिख रहा है। अब दूसरा जो एग्जांपल लेंगे, ये तो हमारे पास गुड ज्योमेट्री का एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए जो पोजीशन डिटर्मिनेशन रहेगी वो एक्यूरेट रहेगी। अगर सैटेलाइट जो है वो मोर और लेस पोजीशन इन वन लाइन फ्रॉम द व्यू ऑफ द रिसीवर, द प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल पोजीशंस इज कंसिडरेबली लार्जर एंड द इलोंगेटेड एंड दस द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन इज लेस एक्यूरेट। तो एक ये हमने डायग्राम देखा। अब दूसरा जो फिगर देखेंगे हम, इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक ही लाइन में है हमारे पास। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी रिसीवर रहेगा, तो इसका जो सैटेलाइट का जो कवरेज है वो ग्रे सर्कल का वो ये है, ये मान लीजिए इस सैटेलाइट्स का है, और इस सैटेलाइट्स का जो कवरेज रहेगा वो ये रहेगा। अब ये दोनों एक ही लाइन में हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो ज़्यादा नहीं है, तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा हमारे पास, जो हमने पिछले फिगर में देखा था। तो ये क्या बैड ज्योमेट्री, जो एक लाइन में रहेंगी, अलाइनमेंट रहेंगी, दो सैटेलाइट्स या चार सैटेलाइट्स होती हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, और ज़्यादा बैड ज्योमेट्री रहती। तो कहने का मतलब है कि चारों सैटेलाइट्स जो है अगर दूर दूर हैं, उनका जो एंगल है बीच का वो ज़्यादा है, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो कम रहेगा। कम रहेगा तो एक्यूरेटली उसकी पोजीशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अचीव हो सकती है हमारे पास। तो ये जो बैड ज्योमेट्री का एक एग्जांपल है, इसमें क्या इंटरसेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगा और एक्यूरेसी कम रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो हमने दोनों डायग्राम देखे, बैड ज्योमेट्री और गुड ज्योमेट्री का। सो सैटेलाइट ज्योमेट्री इज ऑल्सो रेलिवेंट व्हेन द रिसीवर इज यूज्ड इन द व्हीकल्स। तो जब हम व्हीकल्स में चलते हैं, सैटेलाइट्स तो हमारे पास मूव करती रहती हैं, व्हीकल मूव करता रहता है, सैटेलाइट चेंज होती रहती हैं, वो अपनी पोजीशन डिफरेंट सैटेलाइट से कैलकुलेट करता है। तो हमारे पास जो ज्योमेट्री रहती है वो सिग्निफिकेंट तब हो जाती है जब हमारे पास व्हीकल मूविंग रहे। ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी हाई बिल्डिंग्स है, उसके पास हम कोई पॉइंट का सर्वे कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ज्योमेट्री बेटर होनी चाहिए एक्यूरेसी बेटर करने के लिए। इफ सम ऑफ द सिग्नल्स आर ब्लॉक्ड ऑफ द रिमेनिंग सैटेलाइट्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द पोजीशन। क्योंकि हमारे पास हाई बिल्डिंग है, मान लीजिए ये हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट्स रहेगी वो तो इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी क्योंकि बिल्डिंग बीच में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट्स रहेंगी वो हमारे पास उससे ही अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकता है हमारे पास। तो वो जनरली एक लाइन में हो जाती हैं, मीन्स उनकी जो ज्योमेट्री वो इतनी एक्यूरेट नहीं रहती है, तो उससे एक्यूरेसी जो होती है वो चेंज हो जाती है हमारे पास। कहने का मतलब है कि जो सैटेलाइट की ज्योमेट्री है उसकी वजह से भी एक्यूरेसी या जो एरर आता है वो उसकी सैटेलाइट ज्योमेट्री की वजह से भी आता है। तो सोर्सेज ऑफ एरर क्या हो गया, सैटेलाइट ज्योमेट्री भी हो गया। तो हम हर एक चीज़ डीप में पढ़ रहे हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हो। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या और क्यों हमारे पास एरर आता है हमारे पास। तीसरा तो हमारे पास क्या है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स है। हमने देखा था कि जब हम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तो जो सैटेलाइट्स की मतलब कि जो उसकी एफएमएस डेटा रहता है, जो ऑर्बिटल का डेटा रहता है x1 y1 z1, जो उसकी पोजीशन रहती है ऑर्बिट्स के अंदर, उस पे भी उसी के कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारे पास जीपीएस रिसीवर जो अपनी कैलकुलेट करता है पोजीशन को। तो जब वो अल्टर करेगी, मीन्स उसमें जब चेंज होगा तो हमारे पास एक्यूरेसी ऑब्वियसली मतलब के वेरी करेगी, चेंज हो जाएगी हमारे पास एक्यूरेसी। तो हमने अलमानक डेटा देखा था, सैटेलाइट्स आर पोजिशन इन वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट्स बट स्लाइटली शिफ्ट ऑफ द ऑर्बिट्स आर पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये अर्थ है हमारे पास रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, उसके अराउंड रिवॉल्विंग हो रही है सैटेलाइट्स की इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, उसकी पोजीशन हमें पता है, और उसी के बेसिस पे हमारे पास जीपीएस क्या कैलकुलेट कर रहा है। बट कहने का मतलब है कि ये जो पोजीशन है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं,
अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको इफ़ेक्ट करती है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अपनी पोजीशन पे थोड़ा चेंज हो जाता है। वैसे तो ये मॉनिटर होता है, कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास। हमने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ सेगमेंट थे, यूजर सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट एंड कंट्रोल सेगमेंट। तो कंट्रोल सेगमेंट है जो इनको मॉनिटर करता रहता है, बट अगर मान लीजिए वो उस टाइम पर उसकी जो वेरिएशन है वो पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत माइनर सा वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो सैटेलाइट्स की पोजीशन है ऑर्बिट के अंदर वो शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट होती है, उसकी वजह से कैलकुलेशन चेंज होती है, कैलकुलेशन चेंज होती है, एक्यूरेसी चेंज होती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं किस किस की वजह से, सन हो गया, मून हो गया, ये वीक इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्बिट्स, उसकी वजह से इफेक्ट होता है। ऑर्बिट डेटा कैन आर कंट्रोल्ड एंड करेक्टेड रेगुलरली। तो मैंने जैसे बताया मॉनिटर करते रहते हैं उसको और करेक्टिफाई करते रहते हैं। डेट इज सेंड टू द रिसीवर्स इन द पैकेज ऑफ द एफएमआरएस डेटा। ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं, इसका ओवरव्यू हमें पता है, बट हम क्या फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है गेट में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गेट के जो 2 बार एग्जाम हुआ उसमें हमारे पास ये सोर्सेज ऑफ एरर के बेसिस पर हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम और डीप में पढ़ रहे हैं जिससे कि आगे गेट के जो एग्जाम है 24 है तो उसमें हम अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो जीएनएसएस से छूट सके हमारे पास। और मुझे पता है इससे डीप में वो नहीं क्वेश्चन पूछ सकते। अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज देखोगे पूरा हमने जीएनएसएस को अच्छे से कवर किया है, बाकी टॉपिक्स को भी हमने अच्छे से कवर किया, और हम सारा सिलेबस भी कवर करेंगे एग्जाम से पहले। तो आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए और डीप में पढ़िए, क्योंकि गेट एग्जाम ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पूछता है। अब तो हमारे पास एमएसक्यू भी हो गए हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है, एक ऑप्शन के लिए एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शंस भी हमारे पास सही है गलत है कैसे पता चलेगा? हमें चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब अच्छे से नॉलेज होने के लिए हमारे पास अच्छे से डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारे पास रेगुलरली करेक्ट करने के लिए, जैसे रिसीवर जो है हमारे पास अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता है, तो उसमें जैसे हमारे पास टाइम वेरिएशन को लिए कैलकुलेशन करता है, वैसे हमारे पास रिसीवर को वो एफएमआरएस डेटा जो सिग्नल होता है, हमने देखा था फ्रीक्वेंसी जाती है, नेविगेशन मैसेज आता है, कोड जाता है, तो उसी के अंदर हमारे पास एफएमआरएस डेटा की इन्फॉर्मेशन जाती है, जिससे कि वो जो एरर होता है उसको, जो वेरिएशन रहता है हमारे पास, शिफ्ट हो जाती है ऑर्बिट्स के अंदर सैटेलाइट, उसको करेक्टिफाई कर सकता है। Therefore, the influence of the correctness of the position determination is rather low, the resulting error being not more than 2 मीटर। मतलब एरर आता है हमने, या फिर जो रिसीवर के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कि क्या वेरिएशन है, बट उसके बावजूद भी हमारे पास जनरली 2 मीटर तक का एरर हमें मिलता है उसके सैटेलाइट की पोजीशन या शिफ्ट होने की वजह से। तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट्स है उसकी वेरिएशन की वजह से भी जीपीएस की जो एक्यूरेसी है वो चेंज हो जाती है। अब ये हमारे पास है फोर्थ, मल्टी पाथ इफेक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इसमें क्या होता है, ये जो मल्टीपाथ इफेक्ट है वो जनरली किसकी वजह से होता है? जो लार्ज बिल्डिंग्स रहती हैं, या फिर हम जिस पॉइंट पे सर्वे कर रहे हैं, पोजीशन या लोकेशन इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, उसके आसपास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उनको रिफ्लेक्ट करता है। रेडियो सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, रेडियो वेव्स होती हैं जो सिग्नल आते हैं सैटेलाइट से, जो उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो रिसीवर को कैलकुलेशन करने में जो प्रॉब्लम होती है, जो वो मिसकैलकुलेट करता है, उसकी वजह से एरर आता है। तो मल्टीपाथ इफेक्ट में जनरली एक एग्जांपल है हमारे पास लार्ज बिल्डिंग्स का। अब जैसे कि लार्ज बिल्डिंग का हमने देखा था उसमें कि सैटेलाइट ज्योमेट्री में भी हमारे पास ये मतलब वेरिएशन लाती हैं, उसकी वजह से भी एक्यूरेसी इतनी अचीव नहीं होती है। बट हमारे पास मल्टीपाथ इफेक्ट के अंदर भी लार्ज बिल्डिंग्स का बहुत योगदान है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी चेंज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम अपनी सर्वेइंग के जो पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे हमें डेटा को मतलब लेना है जीपीएस डेटा, तो वो थोड़ा बिल्डिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए, जिससे कि मल्टीपाथ इफेक्ट ना मिले। मल्टीपाथ इफेक्ट क्या है, जैसे कि हमारे पास ये एक रिसीवर है हमारे पास जो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने ऑन किया उसको। अब सैटेलाइट जो है वो हमारे पास जनरली अपने सिग्नल को सेंड करती रहती हैं। तो ये जो रेड कलर की वेव्स हैं ये जनरली आनी चाहिए सीधा रिसीवर के पास, वो उनको डिटेक्ट करेगा, डिकोड करेगा और अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करेगा।
लेकिन ये क्या जनरली ट्रांसमिट करती रहती हैं। अब रेडियो वेव्स है हमारे पास, इस बिल्डिंग से टकराएंगी, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होगी कुछ पोर्शन, और रिसीवर उनको डिटेक्ट करेगा। इससे मान लीजिए ये वाला इस बिल्डिंग से, और दो हमारे पास रेडियो वेव्स का कुछ पोर्शन हमारे पास जीपीएस रिसीवर डिटेक्ट करता। अब इसके पास क्या है, होने तो दो सैटेलाइट से दो ही सिग्नल चाहिए थे, बट इसके पास क्या टोटल 5 सिग्नल पहुंच रहे हैं रिसीवर के पास, क्योंकि 3 रिफ्लेक्टेड सिग्नल हैं और 2 हमारे पास अनरिफ्लेक्टेड सिग्नल हैं। अब जिसकी वजह से वेरिएशन तो होता है हमारे पास, जीपीएस रिसीवर जो अपना पोजीशन कैलकुलेशन मिसकैलकुलेट करेगा और उसकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो डाउन हो जाती है। तो ये जो होता है वो मल्टी पाथ इफेक्ट है, मतलब कि अगर नाम से जाओगे आप मल्टी पाथ, मतलब कि बहुत सारे पाथ से उसको रेडियो वेव्स के सिग्नल अचीव हो रहे हैं, और जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को इनएक्यूरेटली कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो मल्टीपाथ इफेक्ट होता है किसकी वजह से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मल्टीपाथ इफेक्ट जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स। इट वाज द सेम इफेक्ट दैट कॉज्ड घोस्ट इमेजेस ऑन टेलीविजन व्हेन एंटीना ऑन द रूफ वर स्टिल मोर कॉमन इंस्टेड ऑफ टूडेज सैटेलाइट डिशेज। जैसे कि अब तो डीटीएच हो गया हमारे पास, डायरेक्ट टू होम, बट पहले के ज़माने में तो देखा होगा कि आपके पास एंटीना होते थे, उसको हिलाते थे, फिर हमारे पास वो टीवी के अंदर सिग्नल आते थे, मतलब कि कभी चले जाते थे, अगर कोई पक्षी भी बैठ जाता था, कोई बर्ड होती थी तो उसको हिला देती थी, सिग्नल चले जाते थे। इम्पोर्टेंट मैच चल रहा होता था और वो हमारे पास मजाक किरकिरा कर देते थे। तो टीवी के अंदर क्या है, फिर वो मतलब दाने दाने से आने लग जाते थे, तो वो घोस्ट इमेज बन जाती थी हमारे पास, या फिर कोई मतलब साथ में एक और इमेज बनती थी, मतलब कि डुप्लीकेट बन जाती थी। तो वो सब किसकी वजह से होता था, मल्टीपाथ इफेक्ट की वजह से होता था। अब तो हमारे पास डायरेक्टली डिशेज लग गई हैं जो सीधा सैटेलाइट से कम्युनिकेट करती हैं, बट पहले तो एक बड़ी डिश होती थी, फिर एंटीना होते थे, उससे वो सिग्नल मतलब फॉरवर्ड होते थे या रिफ्लेक्ट होते थे, उनको वो मतलब रिसीव करते थे एंटीना, और फिर उसके बेसिस पे हमारे पास टीवी चलता था। तो वही सेम इफेक्ट है, मल्टीपाथ इफेक्ट की वजह से हमारे पास घोस्ट इमेज दिखती है टीवी में। और जीपीएस सिग्नल क्या है हमारे पास, दिस इफेक्ट मेनली अपीयर्स इन द नेबरहुड ऑफ द लार्ज बिल्डिंग्स और अदर एलिवेशंस। इसीलिए मैं बोला कि जो भी हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे सर्वे के बेसिस पर, वो लार्ज बिल्डिंग या लार्ज ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली बिल्डिंग बट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो बहुत बड़ा है। जैसे एक तो सैटेलाइट ज्योमेट्री को भी चेंज कर देता है, बैड ज्योमेट्री, फिर उससे वो पोजीशन कैलकुलेट करता है। और हमारे पास नेबरहुड मतलब कि जो बिल्डिंग्स होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसकी वजह से मल्टीपाथ इफेक्ट देखने के लिए भी मिलता है, तो एक्यूरेसी और ज़्यादा डाउन हो जाती है हमारे पास। सो रिफ्लेक्टेड सिग्नल टेक्स मोर टाइम टू रीच द रिसीवर देन द डायरेक्ट सिग्नल। द रिजल्टिंग एरर टिपिकली लाइज इन द रेंज ऑफ ए फ्यू मीटर्स। तो ये जो सिग्नल हैं वो हमारे पास थोड़ा पहले यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये थोड़ा स्लोली मूव करते हैं या रीच करते हैं रिसीवर के पास, जो डायरेक्ट सिग्नल बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से अब क्योंकि सैटेलाइट तो एक ही है, जो एफएमएस डेटा रहेगा वो जनरली सिमिलर रहेगा, बट रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास क्या वो स्लो पहुँच रहा है, तो उसकी वजह से जो एरर है वो फ्यू मीटर्स की रेंज तक का एरर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो मल्टीपाथ इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट था हमारे पास। अब ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है जो सोर्सेज ऑफ एरर का, मतलब एटमॉस्फेयर हमें पता है कि बहुत सारे एक तो लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब आयनोस्फेयर जो लेयर होती है सबसे ज़्यादा, मतलब उसकी वजह से जीपीएस की जो सिग्नल होता है उसमें वेरिएशन होता है, और उसकी वजह से एरर जो जीपीएस कैलकुलेशन रहती है उसकी वजह से ज़्यादा एरर आता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं वो दो हैं हमारे पास, जो रेडियो सिग्नल को मतलब कि वेरिएशन करती हैं। तो एक तो हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा हमारे पास आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर भी ट्रोपोस्फेयर से ज़्यादा हमारे पास वेरिएशन दिखाती है, क्योंकि आयनोस्फेयर के अंदर हमारे पास आयंस, मतलब कि उसके अंदर क्या है चार्ज आयंस रहते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट से सिग्नल आता है, सिग्नल किस फॉर्म में आता है, रेडियो वेव में आता है, तो वो उनको उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं हमारे पास, उसकी वजह से वेरिएशन हो जाता है। जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन आती है उसमें वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि उस सिग्नल के अंदर टाइमिंग इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि स्पीड हमारे पास लो हो जाती है। तो हमारे पास कहने का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है हमारे पास, एक्यूरेसी जो होती है वो डाउन हो जाती है जीपीएस कैलकुलेशन, मतलब जीपीएस पोजीशन में।
तो अनदर सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी दैट इज द रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द रेडियो सिग्नल इन द ट्रोपोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर लेयर और ट्रोपोस्फेयर लेयर को क्रॉस करके जाता है हमारे पास रिसीवर के पास सैटेलाइट सिग्नल जो होता है, उसकी वजह से जो स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो अब हमें पता है कि डिस्टेंस कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास टाइमिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो चेंज हो जाएगा तो हमारे पास एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। ठीक है। While radio signal travels with the velocity of light in the outer space, their propagation in the ionosphere and troposphere is slower. मतलब स्पेस में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास जो जैसे भी हमारे पास आयनोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर लेयर में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा स्पीड लो हो जाती है सैटेलाइट सिग्नल की, तो उसकी वजह से एक्यूरेसी डाउन होती है। आयनोस्फेयर जो है हमारे पास जनरली 80 to 400 किलोमीटर लार्ज number of electrons and positively charged ions are formed by the ionizing force of the sun। तो जो आयनोस्फेयर लेयर होती है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जो हमारे पास रिफ्रैक्ट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो रेडियो वेव्स भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, फ्रॉम द सैटेलाइट रिजल्टिंग इन एन इलॉन्गेटेड रन टाइम ऑफ द सिग्नल। मतलब जितना टाइम उसको लगना चाहिए था रिसीवर तक पहुंचने के लिए, सैटेलाइट से लेके सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है ट्रोपोस्फेयर और आयनोस्फेयर लेयर में। ठीक है। सो दीज एरर्स आर मोस्टली करेक्टेड बाय द रिसीवर थ्रू कैलकुलेशन। बट हमने देखा है कि एक डेल्टा टी कंपोनेंट था, तो वो यही है हमारे पास कि टाइमिंग इन्फॉर्मेशन को मतलब करेक्टिफाई कर सके। तो जनरली जो कैलकुलेशन करता है वो इस एरर को मोस्टली मतलब कि करेक्ट कर लेता है। तो बट है तो सोर्सेज ऑफ एरर कुछ ना कुछ एरर आता है, तो सोर्सेज ऑफ एरर है हमारे पास। तो मान लीजिए ये हमारे पास आयनोस्फेयर लेयर है, लाइट ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर हमारे ट्रोपोस्फेयर लेयर है। ये हमारे पास स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा था, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गया क्योंकि डेंसिटी चेंज होती है हमारे पास। तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि वेव्स हमारे पास चेंज हो जाती है, डेंसिटी मीडियम ऑफ डेंसिटी जब चेंज होता है, तो वही सेम डायग्राम में दिखा रखा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है वो वेरी कर जाती है जो इनको दी जाती है, बट ये कैलकुलेशन से उसको करेक्ट कर लेते हैं। बट फिर भी थोड़ा बहुत एरर रह जाता है, तो वो हमारे पास कुछ सेंटीमीटर तक की इनएक्यूरेसी देता है। नाउ जो सिक्स्थ मतलब कि इम्पोर्टेंट है सोर्सेज ऑफ एरर, वो है हमारे पास क्लॉक की इनएक्यूरेसीज और राउंडिंग एरर्स। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, टाइमिंग इन्फॉर्मेशन आती है, और फोर्थ कंपोनेंट टाइम की इन्फॉर्मेशन को करेक्टिफाई करने के लिए भी हमारे पास वो कैलकुलेट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो जो सैटेलाइट की क्लॉक्स रहती हैं वो बहुत प्रिसाइज क्लॉक्स रहती हैं, लेकिन रिसीवर के अंदर उतनी प्रिसाइज नहीं रहती हैं क्लॉक। तो जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन को मैच करने के लिए सैटेलाइट की और रिसीवर की, वो टाइम कंपोनेंट को कैलकुलेट तो करता है, बट कितना भी कैलकुलेट कर लेता है उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है। जीपीएस सैटेलाइट और जीपीएस जो रिसीवर रहता है वो दोनों सिंक्रोनाइज, उन दोनों की क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती हैं। तो वो जो होता है उसकी वजह से एरर आता है। कैलकुलेट कितना भी कर ले, लेकिन जो इनएक्यूरेसी रहती है वो जनरली 2 मीटर तक की हमारे पास एरर उसके अंदर आता है पोजीशन डिटर्मिनेशन के अंदर। अब राउंडिंग मतलब कि कैलकुलेशन वो करता है, उसमें राउंडिंग करना पड़ता है उसको, मतलब कि इतनी डिजिट्स तक तो वो कैलकुलेशन करता है, बट उसको शो करना पड़ता है कुछ सेंटीमीटर या मीटर के अंदर। तो जो राउंडिंग और कैलकुलेशन एरर रहता है उसकी वजह से भी जनरली 1 मीटर तक का एरर आता है। इन सबको मिला के जितने भी एरर्स आ रहे हैं, इन सबको मिला के तब जाके हमें जो एक्यूरेसी मिलती है वो जनरली हमने पढ़ा था जो मतलब मीटर्स के अंदर जो एक्यूरेसी मिलती है, ये सब एरर्स को वजह से ही हमारे पास सब सेंटीमीटर तक के अंदर की एक्यूरेसी हम अचीव नहीं कर पाते हैं। बट हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि किसकी वजह से कितना एरर और क्यों पड़ता है। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास गेट एग्जाम्स के लिए, और उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो क्लॉक इनएक्यूरेसीज की वजह से और राउंडिंग एरर्स की वजह से भी हमारे पास इनएक्यूरेसी होती है पोजीशन के अंदर, पोजीशन डिटर्मिनेशन के अंदर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो
सोर्सेज ऑफ एरर है वो है हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हमने पढ़ा उसको एक टेबल के अंदर देखेंगे कि कितने मीटर तक की इनएक्यूरेसी हमारे पास अचीव होती है या फिर एक्यूरेसी हम कितनी अचीव कर सकते हैं। तो जो सोर्सेज ऑफ एरर है वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। एज यू हैव लर्न already learned that the time is a relevant factor in the GPS navigation and must be accurate 20 to 30 nanosecond to ensure the necessary accuracy। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए अपनी जीपीएस की पोजीशन कैलकुलेशन तो जनरली 20 to 30 नैनोसेकंड की एक्यूरेसी हमें अचीव करनी होती है। तो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं हमारे पास बहुत फास्ट स्पीड से करते हैं। अप्रोक्सीमेटली माना जाए तो हमारे पास 12,000 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखी है कि टाइम जो है वो स्लो हो जाता है क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है हमारे पास। तो डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमारे पास टाइम क्या स्लो हो जाता है। तो टाइम रन स्लोअर ड्यूरिंग वेरी फास्ट मूवमेंट्स फॉर सैटेलाइट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3874 मीटर पर सेकेंड जनरली लिया जाता है हमारे पास 12,000 किलोमीटर का। क्लॉक्स रन स्लोअर व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। तो जब अर्थ से हम देखते हैं सैटेलाइट्स का जो स्पीड रहती है अर्थ से अगर देखा जाए तो वो थोड़ा स्लो दिखती है। तो जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन होता है वो जनरली कितने आता है 7.2 माइक्रो सेकेंड्स का पर डे हमारे पास इतना इनएक्यूरेसी टाइम के अंदर देखी जाती है। ये क्या है जनरली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है तो रिलेटिविस्टिक एरर इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। और जो एरर के अंदर इनएक्यूरेसी देखी जाती है टाइम के अंदर जो इनएक्यूरेसी देखी जाती है जनरली 5.2 मीटर 7.2 मीटर माइक्रो सेकेंड का देखा जाता है पर डे का। So this is another relativistic effect which is not considered for routine position determination by GPS known as Sagnac effect। तो इसको हम क्या कहते हैं Sagnac effect कहते हैं जो टाइम के अंदर इनएक्यूरेसी होती है। बट इसको हम जनरली बार बार कोई भी पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है बट इसकी वजह से एरर जरूर आता है हमारे पास। द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इफेक्ट इज वेरी स्मॉल एंड कॉम्प्लिकेटेड टू बी कैलकुलेटेड एज इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट। क्योंकि सैटेलाइट्स किस में मूव कर रही है और किस डायरेक्शन पे हमारे पास रिसीवर से है तो वो सारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इतना ज़्यादा मतलब कि एरर भी नहीं आता, बहुत कम एरर आते हैं तो इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। बट ये भी हमारे पास एक सोर्सेज ऑफ एरर है हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए हमने इसको पढ़ा है और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, जितना हमने पढ़ा है वो एनफ है। अब हमने जो 7 सोर्सेज ऑफ एरर पढ़े हैं उससे हमारे पास एरर कितना मिल सकता है, हमारे पास कितना एरर आता है हमारे पास जीपीएस की पोजीशन कैलकुलेशन में। एक होता है एनोस्फेरिक इफेक्ट, जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट पड़ा उससे जनरली प्लस माइनस का 5 मीटर की इनएक्यूरेसी देखी जाती है। शिफ्ट इन द सैटेलाइट ऑर्बिट, ये हमारे पास क्या है एफएमआरएस डेटा की वजह से जो इनएक्यूरेसी देखी जाती है वो प्लस माइनस का 2.5 मीटर तक की इनएक्यूरेसी देखी जाती है। क्लॉक एरर की वजह से 2 मीटर तक की, मल्टीपाथ इफेक्ट से 1 मीटर तक की इनएक्यूरेसी, ट्रोपोस्फेरिक इफेक्ट की वजह से 0.5 मीटर इनएक्यूरेसी एंड कैलकुलेशन एंड राउंडिंग एरर्स की वजह से जनरली 1 मीटर की इनएक्यूरेसी देखी जाती है। मतलब कि इतना एरर हम अपनी पोजीशन कैलकुलेशन में इन सारे इफेक्ट्स की वजह से इतना एरर देखने के लिए मिलता है। अब जैसे प्लस माइनस 1 मीटर तो हमारे पास कैलकुलेशन एंड राउंडिंग एरर्स है, हमने वो भी देखा था कि क्लॉक की वजह से जो क्लॉक्स था उसकी वजह से 2 मीटर का जनरली एरर देखने के लिए मिलता है। मतलब कि हमने जो 7 सोर्सेज ऑफ एरर पढ़े हैं वो पूरा डीप में पढ़े हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड यूनिट का ओवरऑल है। अब हम उसके थोड़ा समरी देख लेते हैं जो भी हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा। तो जीएनएसएस इज ए स्पेस based radio positioning system that include one or more satellite constellations augmented as necessary to support the intended operation। जीएनएसएस पता है हमारे पास नेविगेशन सिस्टम है, उससे हम पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स रहती हैं, मीन्स हमारे पास एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स रहती हैं और ये हमारे पास क्या है 24 आवर 24/7 कह लीजिए, हर टाइम पे हमारे पास 3D पोजीशन वेलोसिटी अब
टाइम इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होती है हमारे पास जीएनएसएस, जो नेविगेशन सिस्टम होता है। अगर आप देखोगे तो इसी के बेसिस पे हमने प्रीवियस ईयर्स के गेट, जो प्रीवियस ईयर्स हुआ था जियोमेट्रिक्स का, शायद 23 के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम इन्फॉर्मेशन के ऊपर, कि मतलब कि हम जीपीएस या जीएनएसएस से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो हर एक लाइन जो है पीडीएफ की या मेरे लेक्चर की, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जीएनएसएस से 3D पोजीशन निकल सकती है, वेलोसिटी और टाइम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हमारे पास। इक्विप्ड यूजर एनीवेयर ऑन और नियर द अर्थ सरफेस, तो मतलब कि आप तो जीपीएस जो 24 सैटेलाइट्स को कंसीडर करता है वो फुल्ली ग्लोबली कवरेज करता है, तो कहीं पे भी अर्थ के ऊपर कहीं पे भी आप अपनी पोजीशन निकाल सकते हो जीएनएसएस की हेल्प से या जीपीएस की हेल्प से। इट इज ए जेनेरिक टर्म covering a number of existing and planned constellations of satellites together with supporting infrastructural systems used for determining positions across the globe। मतलब कि जो सैटेलाइट्स होती हैं, अब जैसे हमने जीएनएसएस के टाइप्स ऑफ जीएनएसएस पढ़ा, जैसे जीपीएस के अलावा ग्लोनास था, अब गैलीलियो था, तो बिडो है चाइना का, क्यूजेड है, क्वासीजेनेट नेविगेशन सिस्टम है, तो ये सारे जापान का था जैसे लास्ट वाला। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। बट कहने का मतलब है कि ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, कि कितनी सैटेलाइट्स होंगी, कितने ऑर्बिट्स में रहेंगी, किस पोजीशन पर रहेगी, उसके ऑर्बिटल पैरामीटर्स क्या रहेंगे, उसकी स्पीड क्या रहेगी, उसका मतलब कि पोजीशन क्या रहेगी, कितने ऑर्बिट्स में रहेगी, क्योंकि हर एक जो सैटेलाइट सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रखता है और हर एक ऑर्बिट में डिफरेंट सैटेलाइट्स रखता है। तो ये पूरा का पूरा प्लान्ड कॉन्स्टलेशन रहता है हमारे पास, और उससे हमारे पास क्या है कि पोजीशन कहीं पे भी अर्थ सरफेस के ऊपर ग्लोबली कवरेज करने में हेल्प करता है हमारे पास। दे आर कोऑर्डिनेटेड विद डेटा कम्युनिकेशन मेथड सच एज रेडियो और द इंटरनेट, प्लेइंग की रोल इन द ऑपरेशन ऑफ पावरफुल इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम्स विद ए डाइवर्स रेंज ऑफ एप्लीकेशंस अफेक्टिंग मैनी पार्ट्स ऑफ द नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमीज। मतलब कि सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन मेथड रहता है हमारे पास, यहाँ से सिग्नल जाता है, रेडियो सिग्नल होता है हमारे पास। तो जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन रहता है वो भी हमारे पास बाकी नेविगेशन के अलावा बाकी रोल्स में भी काम आता है। तो डाइवर्स रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है हमारे पास, तो जो कि हमारे पास हेल्पफुल रहती है नेशनल और रीजनल इकोनॉमीज के लिए। अब जीपीएस जो है हमारे पास 3 सेगमेंट कंसिडर करता है, हमने देखा, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट के अंदर जनरली सैटेलाइट्स आती हैं, सैटेलाइट की जो इन्फॉर्मेशन, ऑर्बिटल पैरामीटर वगैरह है वो सब स्पेस सेगमेंट रहता है। और जो यूजर सेगमेंट है वो जीपीएस रिसीवर रहता है यूजर सेगमेंट के अंदर। और कंट्रोल सेगमेंट क्या है हमारे पास, मॉनिटर करता है उसको, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से ऑर्बिटल जो वेरिएशन रहता है हमारे पास, तो वो कंट्रोल सेगमेंट मॉनिटर करता है सैटेलाइट्स को, उनकी पोजीशन को, तो वो सब कंट्रोल सेगमेंट के अंदर आता है। और जिस कंट्री का हमारे पास कॉन्स्टलेशन सिस्टम रहता है हमारे पास, उसी का अंदर हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट रहता है। अब जीपीएस सैटेलाइट कंटिन्यूसली ट्रांसमिट्स अ माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल कंपोज्ड ऑफ 2 कैरियर्स, 2 कोड्स एंड ए नेविगेशन मैसेज। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि जीपीएस सैटेलाइट जो है सिग्नल भेजता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे, और सिग्नल कौन सा होता है, रेडियो सिग्नल होता है हमारे पास, माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल। और उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो भेजता है, 2 कोड भेजता है। 2 कोड कौन कौन से हमने पढ़े थे, पी कोड और C/A कोड। हमने क्या क्या पढ़ा, C/A कोड पढ़ा हमने और पी कोड पढ़ा था, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरा देखा था, कौन सा बेटर है, कितनी एक्यूरेसी मिलती है, क्यों यूज होता है, कौन सी सैटेलाइट जो है कौन सा कोड ट्रांसमिट करती है, वो सब देखा था। उसके अलावा 2 कैरियर्स देखे थे हमारे पास, 2 कैरियर फ्रिक्वेंसी देखी थी हमने, L1 और L2, उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज रहती थी। एक नेविगेशन मैसेज देखा था हमने, जो सैटेलाइट के जो पैरामीटर होता था, अल्मानक डेटा, उसको कैरी करके लाता था। तो ये सारी चीज़ें सिग्नल के अंदर रहती थी, उसके बेसिस पे जीपीएस अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता था। तो जब आप जीपीएस रिसीवर को स्विच ऑन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रही हैं सैटेलाइट सिग्नल को, वो जो जीपीएस रिसीवर को ऑन करते ही, जैसे आप फ़ोन में जीपीएस लोकेशन जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको ऑन करोगे, वो स्विच ऑन ऑफ करने का होता है ना बटन, मतलब कि अपनी लोकेशन को आप परमिट भी करते हो किसी भी ऐप के लिए, तो वो जनरली क्या है, आप ऑन कर रहे हो जीपीएस रिसीवर को। तो जो सिग्नल आता है हमारे पास वो
पिक कर लेता है जीपीएस रिसीवर, उसको रिसीव करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। रिसीवर एंटीना, वंस द रिसीवर एक्वायर द जीपीएस सिग्नल इट विल प्रोसेस एंड इट यूजिंग इट्स इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। तो उसके अंदर क्या, हमारे पास जीपीएस रिसीवर के अंदर सॉफ्टवेयर रहता है, तो वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या उसको प्रोसेस करता है। जीपीएस रिसीवर जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है सैटेलाइट से, जो उसने कैप्चर किया है, उसको प्रोसेस करता है, और जो आउटकम होता है सिग्नल प्रोसेसिंग के बाद, वो हमारे पास क्या करता है, उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कैरियर्स आता है, कोड आता है और नेविगेशन मैसेज आता है। उसके बेसिस पर वो अपनी कैलकुलेशन करता है। सबसे पहले क्या, डिस्टेंस निकालता है अपने बीच में और सैटेलाइट के बीच में, रिसीवर्स के बीच में और सैटेलाइट के बीच में, थ्रू द डिजिटल कोड्स, जिसको हम सीडो रेंज कहते हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बट हम क्या एक ओवरव्यू देख रहे हैं और समरी देख रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं यूनिट 2 का। सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स देयर थ्रू द नेविगेशन मैसेज, और सैटेलाइट्स के कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन किस में अंदर आती है, नेविगेशन मैसेज के अंदर, और कोड से वो क्या करता है, अपनी डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। अब हमारे पास कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने फॉर्मूला देखा था, डी जो होता है डिस्टेंस, वो हमने क्या देखा था, एक तो हमने देखा था डी, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, इसकी पोजीशन x1 y1 और z1 है, तो जो, और इसकी x y z है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो अननोन है, तो जो x1 y1 z1 है वो नेविगेशन मैसेज के अंदर आता है, जो कि सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, और जो x y z है उसको कैलकुलेट करना है। डी जो है वो डिस्टेंस है, वो सीडो रेंज कहते हैं, जो डिजिटल कोड से वो जीपीएस सैटेलाइट्स का एंटीना कह लीजिए और इसका एंटीना कह लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस को हम वही सैटेलाइट और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, और फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली प्लस का z माइनस z1 का होल स्क्वायर, और फिर पूरे का अंडर रूट, ये क्या डिस्टेंस होता है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, और ये हमने प्रिंसिपल में भी देखा था जीपीएस का। उसके बेसिस पे हमारे पास डिस्टेंस निकाल लेता है, 3 पॉइंट से रिलेटिव अपनी पोजीशन निकाल लेता है। 4th पॉइंट डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस को करेक्टिफाई करने के लिए, मीन्स सिंक्रोनाइज करने के लिए। जीपीएस की रिसीवर जो क्लॉक रहती है वो स्लो होती है, या वो इतनी प्रिसाइज नहीं रहती है एज कम्पेयर टू द सैटेलाइट क्लॉक्स, तो उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए एक फोर्थ अननोन भी निकालते हैं, टाइम इंफॉर्मेशन, और उसको करेक्शन अप्लाई कर देते हैं, और उसी के बेसिस पे हमारे पास कैलकुलेशन कर लेता है जीपीएस रिसीवर अपनी पोजीशन को, ठीक है। उन्हीं 3 अननोन से 3 सैटेलाइट, लेकिन फोर्थ जो सैटेलाइट चाहिए होती है वो हमारे पास टाइम इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये सब तो हमने देखा, हमने एक वर्ड पढ़ा था सैगनेक इफेक्ट, अभी देखा था ना हमने रिलेटिविस्टिक एरर के अंदर। तो सैगनेक इफेक्ट क्या है, वो जनरली मूवमेंट ऑफ ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ सरफेस who also moves with a velocity of up to 500 मीटर पर सेकेंड at the equator due to the rotation of the globe। मतलब कि हमें पता है कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, साथ के साथ वो रिवॉल्व भी करती है, बट हम क्या रोटेशन लेके चलते हैं, तो रोटेशन की वजह से जो जनरली 500 मीटर इक्वेटर के ऊपर देखा जाए, तो जो पर्सन है या जो रिसीवर है वो रोटेशन की वजह से अब जनरली 500 मीटर पर सेकेंड से वो मूव करता है, और जो सैटेलाइट है वो थोड़ा फास्ट मूव करती है। हमने देखा था कि वो कितना देखा था, 3874 मीटर पर सेकेंड से मूव करती है, ठीक है सैटेलाइट, मतलब 12,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो सैटेलाइट की जो मूवमेंट रहती है वो फास्ट रहती है, और अर्थ की स्लो मूवमेंट रहती है, मीन्स जो अर्थ पे रिसीवर है उसकी स्लो मूवमेंट रहती है। तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से जो एरर आता है उसको हम सैगनेक इफेक्ट कहते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है। अब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अगर देखा जाए कि तो वो क्या कहती है कि ऑब्जेक्ट विल मूव स्लोअर एंड शॉर्टर इन लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। Einstein also derived famous equation is equal to mc square which reveals the equivalence of the mass and energy। तो theory of relativity वही हमारे पास सैगनेक इफेक्ट को दिखाती है। वो चीज़ हमने देख ली थी कि हम उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, उतना कंसिडर नहीं करते हैं उस एरर को। अब जो हमारे पास है, जीपीएस सैटेलाइट ट्रांसमिट 2 टाइप्स ऑफ रेडियो सिग्नल, C/A को पी कोड। जीपीएस पोजिशनिंग सर्विस हमने देखा 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। देखा था पीपीएस जो है वो जनरली पी कोड को करता है, और एसपीएस जो है वो C/A कोड को करता है, ठीक है। और देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एरर,
वो हमने जनरली 7 देख लिया, वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। तो ये हमारे पास क्या जीएनएसएस का था यूनिट 2। अभी यूनिट 3 बाकी है, जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जनरली टाइप्स ऑफ जीएनएस जीपीएस या टाइप्स ऑफ डीजीपीएस के बारे में पढ़ेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 3rd यूनिट में देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मेरे नोट से बाहर जीएनएसएस या किसी भी टॉपिक के बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो भी मेरे लेक्चर्स हैं वो सारे गेट जियोमेट्रिक्स एग्ज़ाम के लिए हैं मेरे पास। और बहुत सिंपल तरीके से कोई भी डाउट आता है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्विज़ मिलेगी और हमारे पास कोई भी अपडेट रहती है वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, और जो नोट्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप वहाँ पर भी जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़िए। आप प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं गेट जियोमेट्रिक्स 23 एंड 22 के, वहाँ पर एनालाइज किए जाएंगे, और जो मॉक टेस्ट रहेंगे 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, तो वो भी आपको प्राइम मेंबरशिप के अंदर मिलेंगे। अब जैसे कि यूनिट 3 के बाद हमारे पास इसकी एक मैराथन क्लास मिलेगी, वो भी प्राइम मेंबरशिप के लिए रहेगी। तो अब अपडेट भी लेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जो कम्युनिटी पोस्ट है वो कुछ सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो आप प्लीज़ प्राइम मेंबरशिप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, और गेट जियोमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए हारी जियोमेट्रिक्स के साथ। थैंक यू।